हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे थियरीज ऑफ कैटालिसिस के बारे में। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा हमने स्टार्ट किया था कैटालिसिस का मतलब क्या है, कैटालिस्ट का मतलब क्या है, कैटालिस्ट का टाइप क्या है, टाइप्स ऑफ कैटालिसिस क्या है, वो सारे हमने देखे थे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे थियरीज ऑफ कैटालिसिस कि कैटालिसिस एग्जैक्टली होता कैसे है, उसके लिए कुछ थियरीज दिए है ना। तो वो थेरीज क्या है, तो थेरीज को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जो अलग अलग थेरीज बताइए उसके हिसाब से। ठीक, तो पहली जो थेरी है उसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थेरी, और जो दूसरी थेरी है वो है एड्सॉर्प्शन थ्योरी, एड्सॉर्प्शन थ्योरी। क्योंकि हम एड्सॉर्प्शन पढ़ रहे हैं तो एड्सॉर्प्शन थ्योरी इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। वो इसलिए भी क्योंकि इसके कुछ ड्रॉबैक्स होंगे करके वो दूसरी थ्योरी आई है, उसमें भी देखेंगे एग्जैक्टली क्या फिनोमेना हो रहा है, क्या प्रोसेस हो रहा है, किस तरीके से कैटालिसिस हो रहा है। अब देखो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी जो हमारे पास है इसमें एग्जैक्टली क्या बोला है और किसने बोला है। सो इट इज गिवन बाय क्लेमेंट एंड डेजॉम्स। ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये थ्योरी दी है इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। अकॉर्डिंग टू क्लेमेंट एंड डेजॉम्स कैटालिसिस कैसे होता है। सो अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी, व्हेन वी हैव अ टू रिएक्टेंट्स लाइक दिस A plus B, they combine with a catalyst. This is our catalyst. These are reactants. So reactants combine with the catalyst to form an intermediate complex, and this complex looks like this. See, we have a reactant and reactant combines with the catalyst, और catalyst के साथ combine होने के बाद एक intermediate complex बनाते like this। ठीक है, A है, इंटरमीडिएट भी है, मतलब हमारा कैटलिस्ट भी है, और दूसरा रिएक्टेंट भी है B। दोनों कंबाइन हो गए किसके साथ, कैटलिस्ट के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना दिया। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स। ठीक, और कॉम्प्लेक्स बनने के बाद फाइनली क्या होता है, इस कॉम्प्लेक्स का डिकम्पोजिशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन। और जब डिकम्पोजिशन होगा तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा AB, और कैटलिस्ट वैसे का वैसे रहेगा, बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे इस थ्योरी में क्या बोला है कि कैटालिस्ट एक्चुअली रिएक्शन में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, और रिएक्शन में इन्वॉल्व होने के बाद यहाँ पे एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाता है, और उसका फिर बाद में जाके डिकम्पोजिशन होता है और आपको मिलता है प्रोडक्ट, और यहाँ पे मिलता है आपका कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट वापस आ जाएगा, और वही होता है ना कि कैटालिस्ट जो होता है वो कंज्यूम नहीं होता रिएक्शन में, उसकी क्वांटिटी और उसका केमिकल कंपोजिशन क्या रहता है, सेम रहता है। तो एक्स यहाँ पे था, एक्स बाद में ही यहाँ पे मिल जाएगा, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इस थ्योरी का ड्रॉबैक ये था कि जब कैटालिस्ट इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, और इंटरमीडिएट क्या बना रहा है, कॉम्प्लेक्स बना रहा है इस तरीके से, इसका मतलब ये जो कैटालिस्ट होगा, ठीक, ये जनरली क्या होगा, उसी फेज में होगा जिस फेज में क्या होगा, रिएक्टेंट। जैसे मान लो A और B अगर गैसेस है तो X भी क्या होगा, गैस ही होगा। इसका मतलब ये जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी है, इट इज अप्लीकेबल फॉर होमोजेनस कैटालिसिस, होमोजेनस कैटालिसिस के लिए एप्लीकेबल है। हेट्रोजेनस कैटालिसिस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि हेट्रोजेनस कैटालिसिस में हमने देखा था कि हमारा जो कैटालिस्ट होता है, जो कि सॉलिड मटेरियल हमारे पास प्रेजेंट है, वो जो हमारा रिएक्टेंट होता है उसके साथ में रिएक्ट नहीं होता, वो एक सरफेस से प्रोवाइड करता है रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट के। तो यहाँ पे एक्चुअली कैटालिस्ट क्या हो रहा है, रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, इट इज एप्लीकेबल फॉर द होमोजेनस कैटालिसिस। ठीक, अच्छा, ये जो है होमोजेनस कैटालिसिस वाला, ये एक तरीके से फिनोमेना आप देख सकते हो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर के केस में। ठीक, तो ईस्टर का हाइड्रोलिसिस जब एसिड के प्रेजेंस में होता है तो वहां पे H+ आयन का इन्वॉल्वमेंट होता है इन द रिएक्शन, और उस पूरे प्रोसेस में सारे फेजेस जो होते हैं उन सारे जो रिएक्टेंट होते हैं या फिर कैटालिस्ट होता है उसका जो नेचर होता है या फिर फेज होता है वो क्या होता है, सेम। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं यहाँ पे कि CH3COO CH3 है, मिथाइल एसिटेट है, इसका हमने हाइड्रोलिसिस करवाना है H2O इन प्रेजेंस ऑफ द
एसिड, तो प्रोडक्ट जो मिलता है वो क्या मिलता है CH3COOH प्लस क्या मिलता है CH3OH, यही मिलता है। अब ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, यहाँ पे एसिड जो है वो भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है और फाइनली ये भी लिक्विड ही मिलने वाला है। तो आप देख सकते हो कि कैटलिस्ट और रिएक्टेंट का फेज क्या है सेम, इसका मतलब ये क्या है होमोजेनस कैटालिसिस है। और ये H+ आयन एक्चुअली इस रिएक्शन में क्या होता है इन्वॉल्व होता है और एक क्या बनाता है इंटरमीडिएट बनाता है। ठीक, इसीलिए ये जो थ्योरी है इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी, इट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर द होमोजेनस कैटालिसिस। ठीक, हेट्रोजेनस कैटालिसिस के लिए ये थ्योरी अप्लीकेबल नहीं होगा। तो फिर हेट्रोजेनस कैटालिसिस के लिए थ्योरी कौन सी अप्लीकेबल होगी? ठीक, या फिर होमोजेनस कैटालिसिस और हेट्रोजेनस कैटालिसिस दोनों के लिए कौन सी थ्योरी अप्लीकेबल होगी? तो वो उसका इन्वेंशन किया गया। तो दूसरी जो थ्योरी दी है दैट इज कॉल्ड एज अ एडजॉर्प्शन थ्योरी। और एडजॉर्प्शन थ्योरी में भी दो थ्योरीज है, एक है ओल्ड थ्योरी जो पहले सबसे पहले अज्यूम किया था कि एडजॉर्प्शन ऐसे ऐसे, एडजॉर्प्शन कैटालिसिस ऐसे ऐसे होता होगा। दूसरा आया है उसी का मॉडिफाइड वर्जन दैट इज कॉल्ड एज अ न्यू थ्योरी। नई एक थ्योरी आई है जिसमें ओल्ड थ्योरी प्लस इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी को कंबाइन किया है और कंबाइन करके एक नई थ्योरी बनाई है, एडजॉर्प्शन की थ्योरी है वो। ठीक, तो ओल्ड थ्योरी में बोला क्या है कि मान लो आपके पास ये एक एडजॉर्बेंट है, ठीक, ये आपका क्या है एडजॉर्बेंट है और इस एडजॉर्बेंट के ऊपर यहाँ पे एडजॉर्प्शन हो रहा है। ठीक, तो इसका कहना है कि जैसे ये मॉलिक्यूल यहाँ पे एडजॉर्ब होगा, ठीक, उसी वैसे वैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल यहाँ पे एडजॉर्ब होते जाएंगे क्योंकि यहाँ से कुछ ना कुछ मटेरियल आता होगा। गैस मान लो यहाँ पे गैस प्रेजेंट है तो गैस यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, उसके मॉलिक्यूल इस सरफेस पे क्या होंगे एडजॉर्ब। जितने ज़्यादा सरफेस पे मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होते रहेंगे उतना उतना सरफेस क्या होते रहेगा कवर, और जितना सरफेस ये कवर होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन, उतना ही ज़्यादा क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन क्यों होगा ज़्यादा? क्योंकि इसका कहना ये है ओल्ड थ्योरी का कि एज द एडजॉर्बेंट, ये क्या है हमारा एडजॉर्बेट है, as the adsorbate gets adsorbed on the surface of adsorbent, the concentration of adsorbate on the surface of adsorbent gets increased, and due to this increased concentration of adsorbate there is an increase in rate of reaction, and this increase in rate of reaction is facilitated by the energy that is released during this adsorption. The energy that is released during this adsorption is called as delta H adsorption, that is called as enthalpy of adsorption, and this enthalpy of adsorption is negative. We know this is an exothermic process and this enthalpy of adsorption is negative, so energy that is released during this process will be utilized to carry out a reaction, to facilitate the reaction, so reactions rate gets increased. तो यहाँ पे रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है ओल्ड थ्योरी का क्या मतलब है? कुछ नहीं, सिंपल क्या बोला उसने कि एडजॉर्बेंट लिया, एडजॉर्बेंट के ऊपर जब एडजॉर्बेंट एडजॉर्ब हो जाएगा, जितना ज्यादा हायर कॉन्सेंट्रेशन में होगा उतना ही ज्यादा डेल्टा एच वहां पे रिलीज होगा, और जितना डेल्टा एच रिलीज होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बढ़ेगा, क्योंकि ये डेल्टा एच रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए यूटिलाइज होगा। ये था क्या ओल्ड थ्योरी। नई थ्योरी क्या है? दिस न्यू थ्योरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड थ्योरी प्लस इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। सो इसने दोनों को कंबाइन कर दिया, ओल्ड थ्योरी और इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी को, क्योंकि यहां पे क्या बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है ना, क्या रिएक्शन हो रही है कुछ नहीं बताया, किस तरीके से प्रोसेस हो रही है कुछ नहीं। उसने बोला कि बस यहाँ पे ये मॉलिक्यूल आ गया, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो रेट हो गया क्या इंक्रीज। एग्जैक्टली कैसे वो नहीं बताया। यहाँ पे क्या था कि भाई कॉम्प्लेक्स तो बन रहा है लेकिन सिर्फ किसके लिए हो रहा है, होमोजेनस के लिए, हेट्रोजेनस के लिए नहीं बताया। तो फिर एक ऐसी नई थ्योरी बनाएगी जिसमें होमोजेनस के लिए भी एप्लीकेबल होगा, हेट्रोजेनस के लिए भी एप्लीकेबल होगा, और प्रोसेस एग्जैक्टली कैसे हो रही है वो भी बताएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो कि ये जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी है, इसमें जैसे ये होमोजेनस कैटलिस्ट के लिए एप्लीकेबल हुआ था, तो इसमें सिर्फ ये कैटलिस्ट कैसे इन्वॉल्व है वो बताया। जैसे मान लो
अगर हमने यहाँ पे कोई पॉइजन डाला होता, कैटालिटिक पॉइजन, ठीक है, जो रेट ऑफ इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या करता, डिक्रीज करता, या फिर हम कैटालिटिक प्रोमोटर को डाल देते जो कि कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता। तो जैसे मान लो ना कि हेबर प्रोसेस में हम क्या यूज करते थे, आयन के साथ, आयन क्या होता था, कैटलिस्ट, और उसके साथ में हम क्या ऐड करवा देते थे, मोलिब्डेनम। तो ये क्या करवाता, ये कैटालिटिक प्रोमोटर है, तो इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता था, ये हमने देखा था लास्ट वीडियो में। तो इसका मतलब ये है कि ये मोलिब्डेनम का रोल कहीं ना कहीं पे होगा ना इंक्रीज करने के लिए कैटलिस्ट की एक्टिविटी को। ये कैटालिटिक प्रोमोटर का मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से इसको, इसकी एक्टिविटी को फैसिलिटेट करता है, वो भी इस थ्योरी ने नहीं बताया। सो एक्टिविटी, यहां पे मैं एक चीज और लिख सकता हूं इसका ड्रॉबैक, कि एक्टिविटी ऑफ कैटालिटिक प्रोमोटर एंड पॉइजन is not explained by this theory। ये थ्योरी भी नहीं करेगा और वो थ्योरी भी नहीं करेगा। फाइनली हम देखेंगे कि भाई ये कैटालिटिक प्रोमोटर किस तरीके से काम करता है और पॉइजन किस तरीके से काम करता है, वो ये भी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करेगी और वो भी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करेगी। ठीक, अभी हम बात करते हैं कि न्यू थ्योरी एग्जैक्टली है क्या। ये ओल्ड थ्योरी प्लस इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस न्यू थ्योरी हाउ द कैटालिसिस हैपन्स, उसका ये कहना है कि यहां पे देखो, ये मान लो एक सरफेस है ना, ये एक क्या सरफेस है एडजॉर्बेट का, और इस सरफेस के ऊपर एड्जॉर्प्शन होने वाला है। तो सबसे पहले क्या होगा, मान लो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, गैस, और यहीं पे गैस के क्या प्रेजेंट है, इस तरीके से मॉलिक्यूल्स है। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू लैंगम्यूर थ्योरी कि सरफेस के ऊपर कुछ स्पेसिफिक साइड्स ही होती है जहां पे एड्जॉर्प्शन होता है, जिनको हम बोलते हैं क्या, एक्टिव साइड्स। तो ये है हमारी क्या, एक्टिव साइड्स। लैंगम्यूर थ्योरी को याद करो थोड़ा सा, उसमें पोस्टुलेट्स दिए थे, अजम्पशंस दिए थे। उसमें क्या बोला था कि एड्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ क्या होती है, साइड्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एक्टिव साइड्स, जहां पे एड्जॉर्प्शन होगा, बाकी जगह पे एड्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो ये मान लो कि यहाँ पे ये जो दिखाया मैंने डैश, ये क्या है, एक्टिव साइड्स है। तो यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये हमारा क्या है, एड्जॉर्बेंट है, इसके ऊपर ये क्या है, एक्टिव साइड्स। तो सबसे पहले क्या होगा, ये मॉलिक्यूल यहाँ पे सरफेस तक आएंगे दूर से। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो सबसे पहले जो हमारा एड्जॉर्बेट होगा, कौन सा, गैस, उस एड्जॉर्बेट का डिफ्यूजन होगा टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट। ठीक, उसके बाद अब मान लो ये सरफेस के पास क्लोजर आ गए, तो आगे क्या होगा, ये यहाँ पे ये हमारा क्या है, एड्जॉर्बेंट है, और एड्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर ये क्या है, इस तरीके से एक्टिव साइड्स प्रेजेंट है। डिफ्यूजन हुआ, फिर उसका क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से एड्जॉर्प्शन, मतलब पहले मॉलिक्यूल्स क्लोज आए, पास में आए, यहाँ तक आएंगे, और यहाँ तक आने के बाद यहाँ पे क्या होंगे, एक्टिव साइड पे अटैच हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज द एड्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एड्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा, एड्जॉर्प्शन होगा। एड्जॉर्प्शन होने के बाद तीसरी प्रोसेस क्या होगी कि ये जो दो मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है, इसके बीच में इंटरेक्शन होगा, और इंटरेक्शन हो के यहाँ पे एक इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा या फिर कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो यहाँ पे ये एड्जॉर्बेंट है, यहाँ पे ये क्या है, हमारा एक्टिव साइड से, इसके ऊपर मॉलिक्यूल क्या थे, एड्जॉर्ब हुए थे, यहाँ पे हमने देखा था सेकंड प्रोसेस में। और थर्ड प्रोसेस में क्या होगा, इसके बीच में इंटरेक्शन होगा, इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, और यहाँ पे एक इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स। इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बन गया दोनों के बीच में, अब यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो थर्ड प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या होगा, ये दोनों रिएक्ट होके एक दूसरे का के साथ कंबाइन होंगे, जो भी रिएक्शन है हो जाएगी, और एक क्या देंगे, प्रोडक्ट देंगे। तो उसके बाद ये दो मॉलिक्यूल अलग इससे निकल जाएंगे। तो यहाँ पे ये है एड्जॉर्बेंट का सरफेस, यहाँ पे ये दो इस तरीके से क्या दिखा रहा हूँ मैं, एक्टिव साइड्स दिखा रहा हूँ, और इस एक्टिव साइड से अब ये मॉलिक्यूल यहाँ से देखो, ये दोनों रिएक्ट हो गए, अब यहाँ से ये क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे।
टूट जाएंगी, अलग निकल जाएगा। तो ये पोर्शन जो ऊपर दिख रहा है आपको, ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये दो मॉलिक्यूल जो है अलग निकलते हुए दिखेंगे, मतलब ये सरफेस के पास यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स अलग इस तरीके से निकले हुए दिखेंगे। तो सेपरेशन हो गया, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे डिसॉर्प्शन। जिसको हम क्या बोलेंगे, डिसॉर्प्शन। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? सबसे पहले क्या हुआ, डिफ्यूजन, बाहर दूर से मॉलिक्यूल आए सरफेस के पास, डिफ्यूजन हुआ, फिर सरफेस के पास आने के बाद एक्टिव साइड पे क्या हुआ, उसको चिपक गए, तो उसको क्या बोला, एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन के बाद क्या हुआ, ये जो एड्सॉर्ब हुए वाले मॉलिक्यूल्स थे गैस के, उसके बीच में क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ, रिएक्शन हुआ, तो उसके बाद क्या फॉर्म हुआ, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। अब ये रिएक्शन हो गया तो ये सरफेस से क्या होंगे, निकल गए, निकल जाने के बाद क्या हुआ, डिसॉर्प्शन हुआ, मतलब आपको एड्सॉर्बेंट वैसे के वैसे मिला आपका, और यहाँ एड्सॉर्बेंट वैसे के वैसे है, और यहाँ पे क्या मिल गया, प्रोडक्ट। ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है जो बना हुआ, ये क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक। और फाइनली यहाँ से ये सरफेस के पास प्रोडक्ट है। अब ये सरफेस के पास का प्रोडक्ट जो है वो दूर निकल जाएगा, जैसे दूर से पास में आया तो यहाँ से ये प्रोडक्ट क्या होगा, दूर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका क्या है, ये है एड्सॉर्बेंट, ठीक। और यहाँ पे कहीं तो भी दूर तक ऐसे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, बहुत दूर तक ऐसे ये वाला जो है मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ठीक। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे, फाइनल प्रोसेस को, दैट इज डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन, मतलब सरफेस के पास से दूर निकल जाना, उसको भी क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। और दूर से सरफेस के पास आना, उसको भी क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। अच्छा, डिफ्यूजन का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं, कि अब मान लो कि ये वाला हमारा क्या है, एड्सॉर्बेंट है, और इस एड्सॉर्बेंट के ऊपर गैस मॉलिक्यूल का क्या होने वाला है, एड्सॉर्प्शन होने वाला है, ठीक। अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, अब देखो इसको, ये हमारे पास क्या है, एड्सॉर्बेंट है, ये वाला मान लो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, गैस का मॉलिक्यूल, जो कि हमारा क्या है, एड्सॉर्बेंट है। तो ये दूर से, ये दूर है ना अभी प्रेजेंट, तो ये दूर से इसके पास आएगा ना ऐसे, तो ये जो आने की प्रोसेस है इसको बोलते हैं क्या, डिफ्यूजन। तो ये आ गया, डिफ्यूजन हुआ, ठीक है, सरफेस के पास तक आएगा, डिफ्यूजन हुआ, सरफेस के ऊपर चिपक गया, एड्सॉर्प्शन हुआ, फिर दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो जाएगा, रिएक्शन, तो उसे क्या बोलेंगे हम, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। फिर ये कॉम्प्लेक्स बनने के बाद प्रोडक्ट यहाँ सरफेस से जो है थोड़ा सा ऐसे बाहर निकल गया, तो इसको क्या बोला हमने, डिसॉर्प्शन। और ये फिर जो प्रोडक्ट बना ये फिर से दूर तक चला गया, तो उसे क्या बोल दिया, डिफ्यूजन। तो न्यू थ्योरी जो हमने दी है एड्सॉर्प्शन की, उसमें क्या प्रोसेस का सीक्वेंस है, सीक्वेंस इज फर्स्ट डिफ्यूजन ऑफ adsorbate, then adsorption of adsorbate on the surface of adsorbent, third one is formation of intermediate complex, fourth one is desorption of product, and the last one is diffusion of product। जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये पूरी की पूरी क्या है, एड्सॉर्प्शन थ्योरी है, उसमें भी कौन सी, न्यू थ्योरी। अब इसमें क्या है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है, हेट्रोजेनस आपका सरफेस भी है, मतलब इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, मतलब आपका ये थ्योरी भी अप्लीकेबल हो गया। दूसरा यहाँ पे हेट्रोजेनस सॉलिड मटेरियल हमने लिया एड्सॉर्बेट, तो ये किसके लिए अप्लीकेबल होगा, हेट्रोजेनस कैटालिसिस के लिए अप्लीकेबल होगा, ठीक। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस थ्योरी इज अप्लीकेबल फॉर heterogeneous catalysis, heterogeneous catalysis के लिए क्या हो जाएगा, अप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक। साइमल्टेनियसली यहाँ पे भी अगर मान लो हम कोई कैटलिस्ट के साथ कैटालिटिक प्रोमोटर या फिर पॉइजन डाल देते तो उसकी एक्टिविटी क्या होगी, इस थ्योरी ने भी नहीं बताई। तो यहाँ पे नीचे सेम ड्रॉबैक आएगा न्यू थ्योरी का भी, कि एक्टिविटी ऑफ कैटालिटिक प्रोमोटर एंड पॉइजन इज नॉट एक्सप्लेन बाय द न्यू थ्योरी। तो यहाँ पे सेम पॉइंट आएगा, इट इज नॉट एक्सप्लेन, एक्टिविटी ऑफ कैटालिटिक पॉइजन एंड प्रोमोटर इज नॉट एक्सप्लेन बाय द न्यू थ्योरी ऑफ एड्सॉर्प्शन, मतलब एड्सॉर्प्शन थ्योरी भी एक्सप्लेन नहीं करती। तो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरीज ऑफ क्या है, कैटालिसिस। समझ में आया आपको, ठीक। तो इसके बाद हम फीचर्स देखेंगे कैटालिस्ट के, कि कैटालिस्ट के दो मेन फीचर्स है। हमने कैटालिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक तो देख लिया था, मतलब जिसको हम बोले थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटालिस्ट, ठीक, या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ कैटालिस्ट। दो मेन फीचर्स है कैटालिस्ट के, जो उसमें भी हमने थोड़े बहुत कवर किए थे, उन दोनों को मैं फिर से रिपीट करवा देता हूँ यहाँ पे डिटेल में। अब देखो, फीचर्स ऑफ कैटालिस्ट।
फीचर्स ऑफ कैटलिस्ट। और यहाँ पे फीचर्स बताने के लिए देखो वहाँ पे भी किया था, लेकिन ये जो कैटलिस्ट यहाँ पे है ये होगा सॉलिड कैटलिस्ट। वहाँ पे हम कैटलिस्ट के जो फीचर्स बताए थे वो कोई भी कैटलिस्ट हो सकता था, वो लिक्विड हो सकता था, वो सॉलिड हो सकता था। यहाँ पे जो कैटलिस्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, सॉलिड। और सॉलिड कैटलिस्ट के फीचर क्या होते हैं, दो इंपॉर्टेंट फीचर्स वो हम देखेंगे। फर्स्ट फीचर इज एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। फर्स्ट फीचर कौन सा होता है, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट का मतलब क्या है, ठीक, द नेचर ऑफ कैटलिस्ट टू एक्सेलरेट the rate of reaction। सो एक्टिविटी क्या है, कैटलिस्ट का नेचर है टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम ये बोलेंगे कि जो कोई भी कैटलिस्ट, सॉलिड कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा, मतलब ज़्यादा बढ़ाएगा, वो अच्छा कैटलिस्ट होगा, उसकी एक्टिविटी बहुत क्या होगी, अच्छी होगी। ठीक, जैसे अगर हमने वाटर लिया और वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करवाया, या फिर वाटर का यहाँ पे हमने मान लो एक तरीके से कैटालिसिस करवाया, तो कैटालिसिस जब हम करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, दो H2 हमने ले लिया, ये हमारा क्या है, लिक्विड है, इससे हमें क्या मिल जाता है, H2 प्लस क्या मिल जाता है, O2। ये हमारा क्या है, गैस, ये भी क्या है, गैस, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 ऑफ H2। तो यहाँ पे ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ H2 एंड O2, या फिर हम बोलेंगे ड्यूरिंग द कैटालिसिस ऑफ क्या है, H2O, यहाँ पे rate of reaction is increased by the presence of platinum as a catalyst। तो प्लेटिनम का एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि दिस प्रोसेस इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस। नॉर्मली आप वाटर को रखोगे तो उससे कोई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको नहीं मिलता, लेकिन जैसे आप उसमें प्लेटिनम डालोगे तो फटाफट H2 और O2 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, कैटलिस्ट है, और ये रिएक्शन के रेट को एक्सेलरेट करता है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में। तो इसकी एक्टिविटी, इस प्लेटिनम की एक्टिविटी बहुत ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज सिलेक्टिविटी। वहाँ पे भी हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक में इसको थोड़ा सा, ठीक, सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी मतलब क्या, इट इज द नेचर ऑफ कैटलिस्ट टू डायरेक्ट रिएक्शन इन a particular direction। ठीक, सो इट इज द नेचर ऑफ कैटलिस्ट टू डायरेक्ट द रिएक्शन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि कोई कैटलिस्ट अगर है तो दैट एक कैटलिस्ट एक पर्टिकुलर रिएक्शन अगर करवाता है तो वही कैटलिस्ट दूसरी रिएक्शन को करवाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसका मतलब एक कैटलिस्ट उस रिएक्शन के लिए क्या होगा, स्पेसिफिक होगा, दूसरे के लिए शायद वो कैटलिस्ट दूसरी रिएक्शन में उसका यूज ना हो सके। ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, जब मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि मान लो आपके पास C2H5OH है, मतलब क्या है, इथेनॉल है, और इथेनॉल में अगर आपने यहाँ पे Al2O3 ऐड कर दिया एज ए कैटलिस्ट, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा C2H4 प्लस क्या मिल जाएगा यहाँ पे H2 प्लस क्या मिल जाएगा, H2। ये क्या है, एसिटिलीन, दिस इज व्हाट, एसिटिलीन। अच्छा, अगर यहाँ पे हम कॉपर ऐड करते हैं एज ए कैटलिस्ट तो प्रोडक्ट जो होता वो ये नहीं मिलता है एसिटिलीन, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिल जाता CH3OH, सॉरी, यहाँ पे आपको मिल जाता CH3CHO, क्या मिल जाता, CH3CHO प्लस यहाँ पे क्या मिल जाता, H2, प्लस यहाँ पे क्या मिल जाता, H2। तो H2 क्या है, गैस है, और ये है क्या है, लिक्विड। तो प्रोडक्ट आप देखो, यहाँ पे क्या मिल रहा है, एसिटिलीन, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, एसिटाल्डेहाइड, क्या मिल रहा है, एसिटाल्डेहाइड। ठीक, तो यहाँ पे हमको मिल गया एसिटाल्डेहाइड। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये वाला कैटलिस्ट अगर हम यूज करेंगे तो ये वाली रिएक्शन होगी, वहां पे भी आपको मैंने बताया था ये वाली,
और ये वाला कैटलिस्ट अगर कॉपर हम यूज करेंगे तो ये वाली स्पेसिफिक क्या होंगी, रिएक्शन। तो ये जो कैटलिस्ट है इसका यूज करके मैं ये नहीं बना सकता और इस कैटलिस्ट का यूज करके मैं ये नहीं बना सकता, ठीक है। तो कॉपर का यूज करके मैं एसिटिलीन नहीं बना सकता और Al2O3 का यूज करके मैं एसिटाल्डेहाइड यहाँ पे नहीं बना सकता। इसका मतलब एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट क्या होता है, फिक्स होता है। इसका मतलब ये वाला कैटलिस्ट इसी रिएक्शन को कैटालाइज करेगा और ये वाला कैटलिस्ट इसी रिएक्शन को क्या करेगा, कैटालाइज करेगा। दिस इज कॉल्ड एज सिलेक्टिविटी, दिस इज कॉल्ड एज सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, सिलेक्टिव होता है एक पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए, ठीक। दूसरा एग्जांपल भी यहाँ पे मैं दे सकता हूँ कि किस तरीके से ये प्रोसेस हो सकती है। आपको वाटर गैस पता है, वाटर गैस क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्या होता है, हाइड्रोजन, ठीक। सो अगर हमने कार्बन मोनोऑक्साइड लिया और इस यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, H2, मतलब ये हमारा क्या है, वाटर गैस, ठीक, वाटर गैस है। इसमें अगर हमने निकल ऐड कर दिया, क्या ऐड करवा दिया, निकल एज ए कैटलिस्ट, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा यहाँ पे CH4। क्या बनेगा यहाँ पे, प्रोडक्ट CH4 बनेगा, ठीक। तो हाइड्रोजन जो यहाँ पे लगेगा वो कितना दिख रहा है हमें, 3 ऑफ क्या लगेगा, H2 प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, H2 प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा, H2O मिलेगा, ठीक। सो ये फर्स्ट जो यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया वो क्या बन गया, मीथेन। किसके प्रेजेंस में, निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। अब आपको ये पता है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिथेनॉल हम ये क्या यूज करते हैं, वाटर गैस का यूज करते हैं, ठीक। और इस वाटर गैस में हम कैटलिस्ट क्या ऐड करवा देते हैं, जिंक ऑक्साइड और Cr2O3। Cr2O3 इज अ प्रमोटर और जिंक ऑक्साइड क्या होता है हमारा, कैटलिस्ट, ठीक है। जब ऐसा करवाएंगे तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें, CH3OH, अल्कोहल मिलता है। क्या प्रोडक्ट मिलता है हमें, अल्कोहल मिलता है। तो अब आप देखो यहाँ पे अगर निकल कैटलिस्ट यूज किया तो मीथेन मिला, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड क्रोमियम ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन यूज किया तो हमें क्या मिल गया, अल्कोहल, दैट इज मिथेनॉल मिल गया। तो कहने का मतलब यही है कि जब आप कैटलिस्ट अलग अलग यूज करते हो तो आपका प्रोडक्ट भी या फिर रिएक्शन भी क्या होती है, अलग अलग, भले ही रिएक्टेंट क्या हो, सेम। रिएक्टेंट सेम है लेकिन प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, अलग अलग मिल रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज सिलेक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। तो दो हमने फीचर्स देखे, एक है एक्टिविटी और दूसरा क्या है, सिलेक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट, ठीक। इसके बाद हम देखने वाले हैं एंजाइम एक्टिविटी के बारे में, ठीक। एंजाइम एक्टिविटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंजाइम जो बॉडी में प्रेजेंट होता है वो भी कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, उसका भी रोल रिएक्शन को कैरी आउट करने में होता है।